आकाशीय मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उनका प्रभाव केवल मानव जीवन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मानव जीवन के साथ साथ पृथ्वी पर जितने भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं सबके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव हमारे जन्म के समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है और नक्षत्रों राशियों की जो स्थिति होती है उसका प्रभाव मानव जीवन में पड़ता है। मुख्य रूप से उसके स्वभाव पर, हेल्थ पर, वैवाहिक जीवन पर, कैरियर पर, भाग्य पर, इसके साथ साथ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मानव जीवन के हर एक पहलू पर इसका प्रभाव पड़ता है। और उसका क्या प्रभाव होगा इस चीज़ को हम जन्म कुंडली के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जन्म कुंडली को ही कुछ लोग जन्म पत्रिका कहते हैं। और जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली एक प्रकार से समझिए कि यह एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स है, या यह कह सकते हैं कि यह एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उस स्थिति को हूबहू हम समझ सकते हैं और उसका क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन में। हमारा वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हमारा स्वभाव पर भी उसका असर होता है। जन्म के समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुरूप व्यक्ति का लाइफ टाइम के लिए उसका एक स्वभाव बन जाता है। और इसके साथ साथ ग्रहों की जब स्थिति बदलती है, जैसे दशाएं बदलती हैं, तो उसके हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाता है, उसके एटीट्यूड बदल जाते हैं, उसके कैरियर में भी अंतर पड़ता है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि कैरियर अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से कुछ इशू आ जाता है। तो इशू इसलिए आता है कि ग्रहों की जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुंडली का सहारा लेते हैं और कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। और कुंडली में क्या होता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। ये 3 कंटेंट्स हैं कुंडली के। नक्षत्रों को भी हम कुंडली में पढ़ते हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से अगर हमें समझना हो तो नक्षत्रों को हम देखते हैं। और ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में अध्ययन हम कुछ कर चुके हैं। तो अभी विशेष रूप से हम जो पढ़ेंगे कुंडली के विषय में ही पढ़ेंगे और आगे चल कर के ग्रहों का एक एक ग्रहों से परिचय करेंगे और राशियों से थोड़ी आगे चल के थोड़ी और विस्तार में उसको देखेंगे कैसे हम कंक्लूड करते हैं, कैसे हम फलादेश करते हैं। तो अभी हम जो देखेंगे मुख्य रूप से कुंडली में 12 घर होते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं और हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य पर विचार करना है, हेल्थ पर विचार करना है, धन की क्या स्थिति होती है, तो हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं उसको 12 भागों में बांट दिया गया है। और वही 12 भागों बांट करके 12 घर इसीलिए हैं, एक एक घर एक एक डोमेन का है। तो जो जिस क्षेत्र का हमको विचार करना है, जैसे हेल्थ का विचार करना है तो उसके लिए कोई एक घर दिया गया है कुंडली को। धन का विचार करना है तो उसके लिए एक अलग घर है, उसमें क्या ग्रहों के प्रभाव हैं, कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठा हुआ है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, किस अवस्था में है। तो इसको देख करके हम
जीवन के किसी भी पहलू पर हम विचार करते हैं, और ये कुंडली में जो ये 12 घर हैं, हमारे जीवन के 12 पहलू पर ये हमारी विश्लेषण करते हैं। तो कुंडली के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे। और सबसे पहले हम इसमें, आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये जो घर होता है ये होता है फर्स्ट हाउस, दिख रहा है ना, ये फर्स्ट हाउस होता है, प्रथम भाव। इसको भाव लिखो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाव, इसको यहाँ देखिए ल लिखा हुआ है, इसको लग्न बोलते हैं। लग्न इसलिए बोलते हैं कि जन्म के समय में पूर्वी क्षितिज पर कोई राशि का उदय होता है, उस राशि को लग्न कहते हैं। और जितने नंबर की राशि होती है वही राशि यहाँ पर लिख दी जाती है, तो व्यक्ति का वो लग्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म के समय में सिंह राशि का उदय हो रहा है पूर्वी क्षितिज पर, तो उस व्यक्ति का सिंह राशि हो जाएगा, यहाँ 5 नंबर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद इस क्रम से आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये 5 नंबर है तो यहाँ हो जाएगा 6 नंबर, 7, 8, इस ढंग से। और ये जो है प्रथम भाव है, इसको फर्स्ट हाउस को, पहले घर को प्रथम भाव कहते हैं। भाव कहने का मतलब क्या है? भाव का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हैं? भाव का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए कि आप ज्योतिष, फीलिंग है, फीलिंग, जब ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो कुछ न कुछ एक प्रश्न होता है आपके अंदर में। कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर में एक भाव होता है, जैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और उसका मतलब आर्थिक स्थिति बिगड़ी, तो उसके अंदर एक भाव आया कि रीजन क्या है, मेरा फाइनेंशियल क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसका संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर में भाव जागृत होता है, चलो इसको समझें ज्योतिषी के पास। तो ये जो भाव है वो किसी न किसी, इस भाव का जो प्रश्न लेकर आता है व्यक्ति, वो प्रश्न के लिए कोई विशेष हाउस है, कोई घर है। तो वही, जैसे मान लीजिए कि संतान की बात करते हैं, संतान के बारे में कुछ पूछने आया है, तो संतान को देखते हैं पंचम घर से, 5वें घर से, तो 5वें घर को बोलते हैं पंचम भाव। ये पंचम भाव है। अपना ही, जैसे फाइनेंशियल स्थिति को जानना है, बैंक बैलेंस उसका नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, तो इसको देखते हैं दूसरे घर से, तो इसको बोलते हैं द्वितीय भाव। तो इसी तरीके से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस तरीके से 12 घरों को 12 भाव, 12 भाव तक बोलते हैं। चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो सबसे पहले आता है प्रथम भाव, और इसका नाम है तनु। तनु का मतलब पूरा हमारा जो शरीर है। हम अपने शरीर के बारे में कुछ विचार करना है, हमारा शरीर कैसा होगा, और इसके साथ साथ हमारा अपीयरेंस कैसा होगा। विशेष रूप से हम इसका विश्लेषण करेंगे आगे चल करके। पहले देख लेते हैं कि 12 भाव जो हैं उसके क्या क्या नाम हैं। पहले इसको हम देखते, पहले नाम समझते हैं, उसके बाद 12 भावों को एक एक करके देखेंगे कि उससे क्या क्या हम समझते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो प्रथम भाव, इसको लग्न भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं तनु भाव, है ना, तनु भाव। उसके बाद तनु भाव के बाद आता है धन की स्थिति। द्वितीय भाव को बोलते हैं धन, यहाँ से धन की स्थिति को देखते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसको शरीर जब प्राप्त होता है, उसके बाद उसको जीवित रहने के लिए उसे धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये क्या है कि ये द्वितीय भाव को कुटुंब का स्थान भी बोलते हैं। कुटुंब, हमारे जितने भी कुटुंब हैं, जो फैमिली, उसको कुटुंब बोलते हैं। तो सरवाइव करने के लिए उसे कुटुंब की भी आवश्यकता होती है, परिवार की भी आवश्यकता होती है। तो द्वितीय भाव हो गया कुटुंब का। और धन का, धन की स्थिति क्या रहेगी, बैंक बैलेंस हमारा कैसा रहेगा। तृतीय भाव, ये तृतीय भाव, इसको बोलते हैं पराक्रम,
किसी व्यक्ति के अंदर में पराक्रम कितना होगा, कार्य करने की शक्ति कितना होगा, उसके अंदर में धैर्य कितना होगा, ये तृतीय भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव ये सुख है। चतुर्थ भाव को बोलते हैं सुख। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के सुख, जितने भी कंफर्ट्स हैं, जो भी लग्जरी है, उसको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसको बोलते हैं सुख स्थान। सुख स्थान में, सुख में आदमी क्या क्या अपना लक्ष्य बनाता है? अच्छा सा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, लैंडेड प्रॉपर्टी हो, और जितने भी सुख से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो फोर्थ हाउस से देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुख। उसके बाद हम बढ़ते हैं पंचम भाव। पंचम भाव को बोलते हैं संतान। संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही हो जीवन में, संतान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो उसको हम पंचम भाव से देखते हैं, इसको बोलते हैं संतान। इसके अलावा पंचम भाव को, संतान के अलावा विद्या का भी है, किसी प्रकार की विद्या, और हमारे अंदर कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट जो होते हैं वो पंचम भाव से होता है। खेल कूद या आर्टिस्टिक टैलेंट, ये सब पंचम भाव से होता है। और हमारा पूर्व पुण्य जो होता है पंचम भाव होता है। उसके बाद छठे भाव, षष्ठ भाव को बोलते हैं। इसमें तीन चीज मुख्य रूप है। देखिए यहाँ तक हमने देखा, ये तनु हो गया, धन हो गया, पराक्रम हो गया, सुख हो गया और संतान हो गया। सब बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं इनको मिली इन हाउस को। अब देख छठे हाउस को क्या मिला है? रोग, ऋण, शत्रु। ये बहुत ही नेगेटिव हाउस है। इसको बहुत नेगेटिव हाउस माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो रोग आता है, किसी प्रकार का डिजीज हमें जो होती है, वो छठे भाव से होता है। ऋण की स्थिति में कभी कभी हम आ जाते हैं, बहुत ऋण हो जाता है, और शत्रु हमारे जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु, तीन मुख्य रूप से इस चीज को, इस घर को बोलते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, तीन चीजें यहाँ इस हाउस को मिले हैं। तो जब हमारे जीवन में बहुत बीमारी आ रही हो, कर्ज की स्थिति आ गई है, शत्रु एक्टिव है, तो हम छठे भाव से देखेंगे कि कौन सा ग्रह का प्रभाव है वहाँ, क्यों एक्टिव हुआ है। तो छठे भाव से विचार करते हैं रोग, ऋण, शत्रु का। उसके बाद आता है ये सप्तम भवन। सप्तम भवन, इसको बोलते हैं विवाह। हमारा वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, और हमारे लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, या विवाह से संबंधित और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हर एक प्रकार के प्रश्नों का जवाब यहाँ पर है। किसी भी प्रकार के आपके अंतर्मन में आता है कि विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो सप्तम भवन को देखते हैं, सेवंथ हाउस को हम देखते हैं। और सेवंथ हाउस विवाह के साथ साथ है हमारा बिजनेस। किसी प्रकार करते हैं तो व्यापार, कोई भी व्यापार हम करते हैं तो सेवंथ हाउस से वो उसका विचार करते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, तो बिजनेस या नौकरी करना है तो उसको देखते हैं सेवंथ हाउस को हम, अगर बिजनेस करना है तो। और नौकरी, ये छठे भवन को जो मैंने बताया, खाली नेगेटिव नहीं है। ये रोग, ऋण, शत्रु, ये केवल नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव भी है। यहाँ पॉजिटिव चीजें भी हैं। पॉजिटिव चीजें क्या है? यदि नौकरी करनी है तो छठे भवन से हम देखेंगे। और छठा भवन क्या महत्वपूर्ण है ये, कि कंपटीशन, किसी प्रकार की कंपटीशन जो हम देखते हैं, कंपटीशन सक्सेस करेंगे कि नहीं, कंपीट करने की एनर्जी है कि नहीं उसके अंदर में, प्रतियोगी क्षमताएं उसके अंदर में है कि नहीं, जातक के अंदर में, वो हम छठे भवन से देखते हैं। तो यहाँ रोग, ऋण, शत्रु तो बताया गया नेगेटिव, लेकिन इसके साथ और भी चीजें वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये कंपटीशन का है और नौकरी का है छठा भवन।
केवल नेगेटिव नहीं है, इसमें और पॉजिटिव चीजें भी है। और उसके बाद सप्तम भवन बता दिया। अष्टम भवन, अष्टम भवन में आते हैं तो ये है हमारा आयु का, आयु और मृत्यु, मृत्यु का विचार इसी से करते हैं। और अष्टम भवन को भी दुह स्थान बोला, जैसे छठे भवन को बोला रोग ऋण शत्रु, उसी तरीके से अष्टम भवन को यहाँ कहा गया ये दुह स्थान है, मृत्यु का स्थान है। हमारे जीवन अनेक प्रकार की जो पीड़ाएं आती हैं वो अष्टम भवन से आती है। अष्टम भवन में बताता है कि हमारे जीवन में क्या क्या पीड़ा आ सकती है। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अष्टम भवन हमारे जीवन में किसी प्रकार की, जैसे कोई एक्सीडेंट की स्थिति होती है, एक्सीडेंटल दिखना है, एक्सीडेंट जो होता है अष्टम भवन के कारण, अष्टम भवन बताता हमें। सडन कोई भी दुर्घटना होती है वो अष्टम भवन से। तो छठा भी एक बहुत नेगेटिव है और अष्टम नेगेटिव है। उसके बाद आता है नवम भवन। नवम भवन बहुत ही अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इसको। ये हमारा है भाग्य का, हमारा भाग्य कैसा, हाँ भाग्य कैसा रहेगा, और भाग्य के साथ साथ हमारा धार्मिक क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, धर्म कर्म में हमारा कैसा रहेगा, किस तरह के कार्य करेंगे, इथिकल एक्टिविटी में कितने हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये भाग्य का है। भाग्य के बाद आ गया कर्म। भाग्य से बड़ा क्या होता है? कर्म होता है। कर्म का निर्माण किससे होता है? भाग्य का निर्माण कर्म से होता है ना। तो ये कर्म का है, व्यक्ति के जीवन में वो कौन से कर्म करेगा। और कर्म का मतलब हुआ कि हम जितने भी प्रकार के जो कुछ भी कार्य करते हैं, करियर से लेकर हमारी जितनी भी एक्टिविटी है, सारे चीज़ों को 10th हाउस से देखते हैं। ये हमारा कर्म का है। करियर भी यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कर्म के रूप में वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। तो ये ऑल ओवर कर्म हो गया। अब देखिए छठा भवन हमारा नौकरी का हो गया, और ये हो गया सप्तम भवन हमारा बिजनेस का हो गया, और दसम भवन जो हो गया नौकरी और बिजनेस को कंबाइंड है। वो कर्म के रूप में नौकरी भी हो सकता है, कर्म के रूप में बिजनेस भी हो सकता है। तो सीधी सीधी इसके हम कहते हैं ये कर्म के रूप, ये दसम भवन कर्म है, कर्म भाव। उसके बाद जब कर्म करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ लाभ भी होना चाहिए। फिर व्यक्ति आशा रखता है लाभ की, हमें क्या लाभ होगा, हमारे सब प्रकार के लाभ, हर एक प्रकार की जो इच्छा की जो पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति भी कहते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है आय, ये है आय, यहाँ लाभ भी बोलते हैं। एकादश भवन को लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, आय कैसी रहेगी, हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं होंगी, इच्छा पूर्ति का घर है ये। उसके बाद लास्ट में पहुंच जाते हैं व्यय की, व्यय उसको बोलते हैं व्यय। हमारे जीवन में कितने सब प्रकार के व्यय क्या है? एक प्रकार का लॉस है। हम कुछ भी व्यय करते हैं तो वहाँ तो लॉस होता है ना। तो लॉस में हो गया हमारे जीवन में हर एक प्रकार के जो लॉस होते हैं, हर एक प्रकार की जो हानि होती है, जो व्यय होता है, वो द्वादश भाव है। वो शरीर की भी हानि कर सकते हैं, आर्थिक हानि भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के जो लॉस होते हैं द्वादश भाव है। तो इस तरह से 12 घरों को परिभाषित किया गया, नाम दिया गया। इसको बोलते हैं तनु, द्वितीय को बोलते हैं धन, पराक्रम, सुख, संतान, रोग ऋण शत्रु, विवाह, मृत्यु, भाग्य, कर्म, आय और व्यय। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है? बनाई लेती हूं अपने हाथ से। हाँ बना लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूँ। एक सेकंड। हाँ बना लीजिए, चार्ट बनाइए। चार्ट हाथ से बनाना। हाँ चार्ट, हाँ वो
ठीक रहेगा, और लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता है। चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना करके जो पढ़ने में नहीं आ रहा उसको मैं बता दूंगा, उसको आप लिख लीजिए। जहाँ नहीं दिखेगा वो पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम उसको। लिख लिया, सारा लिख लिया ना? हाँ। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, और आप ऐसा करेंगे कि अब जो भी हाउस के बारे में बताएंगे उसको नीचे आप प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस ऐसे करके आप उसको लिखेंगे। अब वहाँ उसको जी फर्स्ट हाउस कौन सा होता है वो समझ में आ गया, उसके बाद सेकेंड हाउस कौन सा होगा वो सब समझ में आ गया ना। जी जी अब उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना हमेशा कि कुंडली चाहे किसी की भी हो और लग्न जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर कोई भी लग्न हो, वहाँ नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो फर्स्ट हाउस ही होगा, प्रथम भवन ही होगा, पहला भाव होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं कि जहाँ एक लिखा हुआ मेष राशि लिखा उसको फर्स्ट हाउस मान लेते हैं, वैसा नहीं है। राशि बदल जाती है, कहीं भी हो, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन हाउस नहीं बदलता है, हाउस फिक्स रहता है। फर्स्ट हाउस जो है वो हमेशा रहेगा, राशि बदल सकती है, वहाँ जो नंबर है वो चेंज हो सकता है। अभी किसी का अगर 5 नंबर लिखा है वहाँ पर लग्न में, दूसरी की कुंडली देखेंगे हो सकता है कि 1 नंबर हो, किसी की 2 नंबर हो, तो जो नंबर है वो उसका लग्न होता है। 1 नंबर है तो मेष लग्न हो गया, 2 नंबर है तो वृषभ लग्न हो गया। इस तरह से समझना है इसको। तो इसको अब माइंड में बिठा लेना है कि प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, तृतीय भाव कौन सा है। नंबर पर नहीं जाना है कि वहाँ क्या नंबर लिखा है, नंबर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना है कि जो नंबर लिखा है उतना ही वही भाव मान लिए। हम काउंटिंग करेंगे, जहाँ लग्न लिखा है वो प्रथम हाउस होगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। अब
आगे ये देखना है कि अभी हमने बताया कि फर्स्ट हाउस को नाम दिया गया है तनु। तनु का मतलब जी होल बॉडी, और इसके साथ साथ क्या है, अब लिखिए सेल्फ, आगे लिखिए प्रथम भाव फर्स्ट हाउस सेल्फ। अपने बारे में जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं, सेल्फ, सेल्फ लिख लिए सेल्फ। जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी जानना है अपने बारे में, हर एक चीज़ हम प्रथम भाव से हम समझेंगे। जैसे व्यक्ति कहता है ना कि मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, जी है ना, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरा जो कुछ सब, ये मैं जहाँ आ गया और सेल्फ जहाँ आ गया वो फर्स्ट हाउस हो गया। और जी उसके बाद हमारा अपीयरेंस कैसा रहेगा, हमारा स्वरूप कैसा रहेगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, शब्द लिखते जाइए, खाली शब्दों को लिखिए, स्वरूप, व्यक्तित्व, अपीयरेंस, इस तरह से लिखते चले जाइए। हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, तो फर्स्ट हाउस में जो ग्रह होंगे उसी के हिसाब से हमारा अपीयरेंस होगा, हमारा रंग होगा, है ना। अब जैसे हमने पहले आपको बताया था ना कि ग्रहों के जो रंग हैं, जिसे हमने जो बताया था चंद्रमा का क्या रंग है, बृहस्पति का क्या रंग है, अब यहाँ समझ जाइए। अब इसीलिए हमने कहा था बेसिक को मजबूत कीजिए। अब चंद्रमा का जो रंग हमने बताए और बृहस्पति का जो रंग बताए, उसके हिसाब से ही वैसे ही किसी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति है तो उसका कलर होगा। और इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे स्वभाव को भी, लग्न में बृहस्पति जैसे ग्रह बैठा हुआ है, ये सात्विक विचार का होगा व्यक्ति, सात्विक ग्रह बृहस्पति। तो इसीलिए पहले जो आपने लिखे हैं राशियों को और ग्रहों का स्वभाव, उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो प्रथम भवन हो गया हमारा अपीयरेंस का। उसके बाद व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा, एटीट्यूड को लिख लीजिए। एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है, जी और उसका शरीर कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, और हमारे जीवन में क्या गेन होगा हमारे प्रयास से, सेल्फ इफोर्ट्स कितना हम कर पाएंगे। अब प्रथम भवन कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है, ये पहला घर है, पहला भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि ये सेल्फ का है। यदि हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आगे हम कुछ नहीं देख सकते, कुछ कल्पना नहीं कर सकते। फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ भी देखते हैं, लिख लीजिए हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपने स्वरूप को जानते हैं, हमारे एटीट्यूड क्या होंगे उसको हम समझ सकते हैं, हमारा बॉडी कैसा होगा ये समझते हैं। इसलिए कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर जो होता है वो प्रथम भाव होता है। उसके बाद व्यक्ति आता है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस का मतलब है कि व्यक्ति का जन्म किसी न किसी फैमिली में होता है, उसका लालन पालन फैमिली में होता है, तो फैमिली लिख लीजिए। उसके बाद हो गया कुटुंब या फैमिली, दोनों लिख लीजिए, कुटुंब या इंग्लिश में लिख लीजिए फैमिली। और चाइल्डहुड, बचपन, हमारा बचपन कैसा रहेगा, चाइल्डहुड कैसा होगा, परवरिश, इसी को बोलते हैं परवरिश कैसा होगा, ये सेकेंड हाउस से हम देखते हैं। उसके बाद धन आपने लिखा है, देखिए ऊपर में सबसे पहले सेकेंड धन लिखा है ना, धन की स्थिति को देखते हैं, हमारे पास मनी की क्या स्थिति होगी, इसको लिख लीजिए एक्यूमुलेटेड वेल्थ, मनी एक्यूमुलेटेड। हमारा बैंक बैलेंस कैसा होगा। इसके अलावे जितने भी प्रकार के धन की स्थिति, जैसे
जेम्स, ज्वेलरी, सोने चांदी जितने भी हैं, जेम्स यहाँ लिख लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी। इस सेकेंड हाउस से हम देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। जी। उसके बाद फूड, हमने बताए थे ना सभी ग्रहों के स्वाद स्वाद। स्वाद जी। बताया था, इसीलिए बताया था मैंने। अब देखिए यहाँ हमने जो बताया फूड, किस तरह का फूड पसंद आएगा, तो सेकेंड हाउस हमारा फूड का भी है। तो जैसा ग्रह वहाँ बैठा है वैसा ही उसका फूड होगा। अब जैसे हमने पहले बता दी सभी ग्रहों के स्वाद, अब बताइए यदि मंगल होगा तो कैसा पसंद करेगा व्यक्ति भोजन? मंगल होगा तो नमकीन। है नमकीन। ना, नमकीन नहीं। नमकीन चंद्रमा का है नमकीन। मंगल के स्वरूप को देखिए, गरम भोजन। हाँ गरम, गरम भोजन। हाँ बहुत गरम गरम मसालेदार जो होता है ना, वो बहुत पसंद आएगा। मसालेदार, हाँ। हाँ खूब गरम जो होता है, गरम और मसालेदार जो होता है, मसाले का कारक होता है मंगल, गरम और मसालेदार भोजन पसंद करेगा। चंद्रमा है तो नमकीन करेगा वो, नमकीन और आइसक्रीम वगैरह, जो बहुत बच्चे देखते हैं कि ठंड में भी आइसक्रीम जो पसंद करते हैं ना, चंद्रमा जी। या तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा होगा, और सेकेंड हाउस में नहीं तो चंद्रमा कहीं बलवान स्थिति में होगा। तो इस तरह से भी देखते हैं, यदि सेकेंड हाउस में नहीं है तो कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली में है, तो उसके कारकत्व का विकास उसके जीवन में बहुत अच्छा होता है, उस चीज़ों को पसंद करता है व्यक्ति। अब बृहस्पति यदि है तो, बृहस्पति। हाँ बृहस्पति है तो बृहस्पति मीठा भोजन। कौन सा? मीठा मीठा। बिल्कुल, हाँ तो भोजन हो गया। उसके बाद वाणी कैसी होगी हमारी, स्पीच कैसा होगा, हम कैसे वाणी का लिख लीजिए, स्पीच या वाणी, सेकेंड हाउस से देखेंगे हम। यदि सूर्य और मंगल है तो उस वाणी, उस व्यक्ति का वाणी थोड़ा कड़क होगा, कठोर होगा, एटीट्यूड वाला होगा। मतलब वो प्यार से भी बोलेगा तो लगेगा कि ये डांट रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, मीठा है, खाना हाँ, है। हाँ वो बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, प्यार से ही बोलेगा, लगेगा तो डांट रहा है ऐसा। पर लगता है कि डांट ही रहा है। हाँ वो भी ऐसे ही लगता है। हाँ, तो वहाँ पर उस तरह के ग्रह वहाँ होते हैं इसलिए। और यदि सौम्य ग्रह है, सौम्य जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, तो उसकी वाणी भी वैसी होगी, बढ़िया होगी, मीठा वाणी होगी, अच्छा बोलेगा। शुक्र और चंद्रमा है तो बहुत लुभावनी वाणी होगी उसकी वाणी में मिठास होगा, आकर्षित करने वाली वाणी होगी। तो ये स्पीच हो गया ये। फिर थर्ड हाउस में आता है हमारा पराक्रम। पराक्रम का मतलब कितने हमारे अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी है, कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है। और इसके अलावा हम देखते हैं छोटे भाई बहन, शिवलिंग, छोटे भाई बहन बोलते हैं शिवलिंग, छोटे भाई बहन। उसके बाद कम्युनिकेशन मुख्य है इसका, कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन कहते हैं थर्ड हाउस है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल दोनों लिख लीजिए, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। मार्केटिंग, जो मार्केटिंग करते हैं उनका थर्ड हाउस बढ़िया रहता है, अच्छे मार्केटिंग जो करते हैं उसकी थर्ड हाउस बढ़िया होती है। कोई भी व्यक्ति आए आपके पास और पूछे कि क्या मार्केटिंग में सक्सेस कर पाऊंगा मैं, थर्ड हाउस को सीधे पहुंच जाइए, तृतीय भाव, उसके अंदर में भाव क्या है, उस व्यक्ति का ये भाव लेकर के आया, ये प्रश्न लेकर के आया, क्या मार्केटिंग में सक्सेस हो पाएंगे, प्रश्न देखिए और सीधे पहुंच जाइए आप थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस, हाँ तृतीय भाव, तृतीय भाव का प्रश्न है, उसका भाव तृतीय भाव से जुड़ा हुआ है। तो मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, एक इसका कीवर्ड है, याद रखना है इसको, कीवर्ड ये है कम्युनिकेशन।
मार्केटिंग में तो कम्युनिकेशन ही करते हैं ना हम, जी कम्युनिकेट करके उसको मोटिवेट करते हैं कोई भी सामान को परचेज करने के लिए। और उसके बाद होता है राइटिंग, राइटिंग भी कम्युनिकेशन है। जी राइटिंग एंड राइटिंग स्किल, जो लेखक होते हैं उनकी राइटिंग पावर जिनकी अच्छी होती है, राइटिंग एबिलिटी जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, वो थर्ड हाउस होते हैं उनके एक्टिव, थर्ड हाउस से देखते हैं। जी तो लिख लीजिए लेखन कला या लेखक, प्रिंटिंग, पेंटिंग प्रिंटिंग या पब्लिकेशन, और मीडिया, किसी प्रकार की मीडिया है तो थर्ड हाउस है। बारह, बारह दो, ठीक है। जी क्या लिखा, कम्युनिकेशन स्किल लिख लिया, लेखन लिख लिया है ना। प्रिंटिंग पब्लिकेशन हाँ, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, ये सब कम्युनिकेशन है। इसका एक वर्ड जरूर याद रखना है, कम्युनिकेशन। उसी में सब कुछ आ गया, मीडिया आ गया, राइटिंग आ गया, मार्केटिंग आ गया, कम्युनिकेशन याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कीवर्ड हो गया। उसके बाद हो गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्या है, सुख, सुख है। इसके अलावे सुख हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, कंफोर्ट्स, किसी प्रकार का कंफोर्ट, आप कंफोर्ट्स भी लिख लिए, किसी प्रकार का कंफोर्ट्स जो है ये फोर्थ हाउस से होता है। माँ, माँ का विचार, मन भी है, हमारा मन फोर्थ हाउस है, अंतःकरण जिसको कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, होम एटमोस्फेयर, हमारा घर का एटमोस्फेयर कैसा रहेगा, होम एटमोस्फेयर। रियल इस्टेट, लैंडेड प्रॉपर्टी, हमारा लैंडेड प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहेगी, रियल इस्टेट में कैसी सिचुएशन है, क्या रियल इस्टेट के कार्य कर सकते हैं। डोमेस्टिक एटमोस्फेयर लिखिए, डोमेस्टिक एटमोस्फेयर लिखिए, जहाँ होम एटमोस्फेयर नहीं वहाँ डोमेस्टिक एटमोस्फेयर लिखिए अलग से फिर से। अचल संपत्ति, जितनी भी अचल संपत्ति हैं, इमूवेबल एसेट्स जो हैं, फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। पंचम भवन में आ जाइए, पंचम भवन, पंचम भवन में क्या लिखा है, उसमें सबसे पहले आपने संतान, संतान का विचार हम पंचम भवन से करते हैं। उसके अलावे प्रेम,
पूर्व विहित, पूर्व पुण्य, उपाय, किसी प्रकार का उपाय हम किसी को जो बताते हैं या सॉल्यूशन देते हैं, उपाय ऑब्लिक दे के सॉल्यूशन लिख लीजिए, उपाय या सॉल्यूशन। एडवाइजिंग, हाँ, एडवाइज, एडवाइस, एडवा, हाँ एडवाइजिंग, किसी से कुछ परामर्श जो लेते हैं ना, जिसका फिफ्थ हाउस बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा परामर्श देगा, एडवाइजिंग। और इंटरटेनमेंट, किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। किसी प्रकार का इंटरटेनमेंट के जितने भी तरीके हैं, खेल कूद, पिक्चर, वीडियो, ये सब जो कुछ भी हम देखते हैं, इंटरटेनमेंट जो होता है फिफ्थ हाउस से होता है। क्रिएटिविटी, मतलब हाँ इसमें ये देख सकते हैं कि जातक इस चीज में जा सकता है या नहीं। वही तो देखना है इसमें। अब जैसे किस चीज़ में जा सकता है उसको हम बताएंगे। अब इसमें जो जो हम बताए, तो जी, देखिए हम जैसे सबसे पहले आपको बताया क्या कि बिजनेस करेगा या अपना सर्विस करेगा। जी, तो बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। बिजनेस जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर में आर्टिस्टिक टैलेंट है, जी, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसके बिजनेस के योग हैं, तो अपना आर्ट का कोई सेंटर खोल देगा, आर्ट का, म्यूजिक का ट्रेनिंग देने का सेंटर खोल देगा वो। तो इसको हम जी, बताएंगे कि कैसे हम इसको देखेंगे। जी, ये तो अभी समझ लेना है कि कौन से घर से क्या हम देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो करियर की बात आ गई ना, आपने करियर की बात किया, जी, तो करियर की बात किए तो हम इसमें करियर जहाँ बात की बात आएगी वहाँ 3 हाउसेस हैं। कर्म के रूप अच्छा, में समझ लीजिए, कर्म के रूप में तो हो गया 10th भवन। जी, अब कर्म के रूप में व्यापार भी एक कर्म है और नौकरी करना भी एक कर्म है। लेकिन जी, वो क्या करेगा कर्म के रूप में, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। यदि व्यापार करेगा तो 7th हाउस को देखेंगे, और यदि नौकरी करेगा तो 6th हाउस को देखेंगे। अब ये डिसीजन लेना है कि ये कर्म के रूप में नौकरी करे कि व्यापार करे। तो जी, देखेंगे कि व्यापार का इसका स्ट्रॉन्ग स्थिति है या नौकरी की। तो व्यापार को हम 7th हाउस से देखते हैं ना, लिखे ना वहाँ 7th हाउस, आगे लिखेंगे उसको नहीं लिखे। तो 7th हाउस यदि व्यापार का है, यदि 6ठे भवन से 7th भवन स्ट्रॉन्ग है, अच्छे और मजबूत ग्रहों का प्रभाव है ज़्यादा, तो हम व्यापार कर लेंगे। और यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो व्यापार में उसको स्ट्रगल रहेगी। तब फिर देखेंगे कि 6ठे भवन की क्या स्थिति है। यदि फिर 6ठा भवन अच्छा है तो फिर कहेंगे कि आप व्यापार मत कीजिए, इसमें बहुत रिस्क है, आप नौकरी करो, आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावे फिर ये देखते हैं कि उसकी दशा क्या चल रही है। ग्रहों की दशा पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे ही ग्रहों की, हमने अभी बताया था ना कि ग्रहों की जैसे ही दशा बदलती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि उसका शुक्र की महादशा आ गई, और शुक्र होता है 20 साल का, कितने साल का? 20 ईयर्स। शुक्र की महादशा 20 ईयर्स चलती है। और यदि शुक्र की महादशा उसको ये कह रहा है कि आप व्यापार करो, उसमें उसकी सिचुएशन अच्छी है, और यदि वो नौकरी करेगा तो नौकरी में अच्छा गेन नहीं होगा, व्यापार में फिर उसका बढ़िया रहेगा। तो ये कुंडली को भी देखना है और उसकी दशा क्या चल रही है, ये दोनों चीज़ों को देखना है। इसमें कई चीज़ों को हम देख करके तब निर्णय लेते हैं। उसको जब उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब उसको हम समझेंगे। अभी तत्काल घरों को पहले समझ लें, कौन से घर से क्या देखने, व्यक्ति क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन से घर पर विचार करें हम। जी,
उसके बाद पंचम भवन में हो गया लर्निंग। किसी प्रकार का हम लर्निंग करते हैं, किसी प्रकार की चीज़ों को हम ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, तो पंचम भवन होता है। क्रिएटिविटी, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन है जैसे कोई पूछता है कि लॉटरी हम खरीदें कि नहीं, लॉटरी लें कि नहीं, शेयर में जाएं कि नहीं, सट्टा में फायदा होगा कि नहीं, इन तरह की चीज़ों को, सारी चीज़ों को बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो ये पंचम भवन से हम स्पेकुलेशन को देखते हैं। पंचम भवन के बाद है, आपने क्या लिखा है? रोग, ऋण, शत्रु, वहां लिखा है ना, उसको फिर से लिख लीजिए, रोग, ऋण, शत्रु। झगड़े, लिटिगेशन, आप लिख लीजिए लिटिगेशन। कंपटीशन, और डेली रूटीन, डेली रूटीन भी है। जॉब, जॉब, हाँ जॉब या सर्विस, कुछ भी लिख लीजिए, जॉब और सर्विस दोनों लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए मामा। हमारे जो मामा जो होते हैं छठे भवन से देखते हैं, मैटरनल अंकल। सेवंथ हाउस में आपने क्या लिखा है? विवाह, है ना। विवाह के साथ साथ आप लिखिए वैवाहिक जीवन। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर या स्पाउस, कुछ भी लिखिए। लाइफ पार्टनर के साथ साथ पार्टनर कोई भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और हमेशा जो आपके साथ रहता है, जिससे डेली आप बातें करते हैं, वो भी पार्टनर हो सकता है। तो कोई भी पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आप केवल पार्टनर शब्द भी लिख सकते हैं। लाइफ पार्टनर, पार्टनर एक अलग लिख लीजिए, लाइफ पार्टनर के बाद पार्टनर लिख लीजिए, वो कोई भी पार्टनर हो सकता है। फ्रेंड भी हो सकता है, हाँ दोस्त, हाँ, कोई भी हो सकता है। और डेली जिससे मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिससे डेली मिलना जुलना होता है, वो भी व्यक्ति हो सकता है पार्टनर में। उसके बाद सेल, डेली सेल या रिटेल सेल, रिटेल स्टोर। जैसे सेल दो प्रकार के होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, होलसेल और रिटेल। अब जैसे कोई पूछेगा रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, तो सेवंथ हाउस को हम पकड़ेंगे। जी, सेवंथ हाउस हो गया। सेवंथ हाउस तक आज करते हैं ना, फिर आगे करेंगे जी, नेक्स्ट क्लास में। और अभी जितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताए, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ करके और इसको याद करना है, इसको रिवीजन करना है, समझना है इसको। और इससे पूर्व क्या है आपको कि जो हम